बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे कि बच्चे की कस्टडी के हवाले से जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें अदालत मलहूज़ खातिर रखती है और उसके बाद में बच्चों की कस्टडी माँ या बाप के हवाले करती है। इसके हवाले से ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स के हवाले से एक जजमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। 2018 CLC 382 इसका पेज है। और इसमें सूरत हाल इस तरह थी कि वालदा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी के बाद में उनका मामला जो है बच्चों की कस्टडी के हवाले से वो अदालत में गया। तो अदालत ने इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है वो जो तहरीर की है इस जजमेंट के अंदर, ताकि जो नीचे कोर्ट्स हैं वो उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को मलहूज़ खातिर रखते हुए फैसले करें। तो 4 चीज़ें अदालत ने इसके लवाजमात में तहरीर की। पहली चीज़ ये थी कि बच्चे की कस्टडी के हवाले से अदालत ने देखना क्या है कि बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है उसके हवाले से, बच्चे की इंटेलेक्चुअल यानी तालीम और तरबियत के हवाले से, उस हवाले से। तीसरी चीज़ उसकी मॉरल वैल्यूज़ उसके अंदर कैसी बिल्ड होंगी, कहाँ पर होंगी, ये चीज़। और चौथी चीज़ आ जाती है इस हवाले से उसकी रूहानी जो तरबियत है वो कैसे होगी। अब ये 4 चीज़ें हैं अदालत ने जिनको कंसिडर करना है जब वो बच्चे की कस्टडी किसी आदमी के या औरत के हवाले करेगी। तो पहली चीज़ इसमें आ जाती है मेंटल ग्रोथ के हवाले से। तो उसमें जो एटमॉस्फेयर जो मौजूद है माँ के पास या बाप के पास, अदालत ने उनको कंसिडर करना है। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें इंटेलेक्चुअल से मुराद ये है कि बच्चे की एजुकेशन के हवाले से बच्चे को, चूँकि अदालत ने यह देखना है कि बच्चे की ग्रोथ कहाँ बेहतर होगी, बच्चा कहाँ बेहतर तरीके से पनप सकता है, कहाँ बेहतरीन तालीम हासिल कर सकता है जो उसके फ्यूचर के हवाले से बेहतरीन इक़दामात हों, कहाँ उसको वो मैसर होंगे। तो उस हवाले से अदालत इस चीज़ को देखेगी। अब तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है इसके हवाले से मॉरल वैल्यूज़ के हवाले से। तो इसमें उसके वालिदैन का यानी वालदा का और वालिद का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, उनके पीछे उनके जहाँ पर, चूँकि बच्चे ने रहना सिर्फ वालिद और वालदा के साथ नहीं रहना बल्कि उनकी फैमिलीज़ के साथ रहना है। अगर खावंद जो है उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ बुराइयों और बीमारियों में मुलव्वस है, उसके पास उसके खिलाफ क्रिमिनल नेचर के केसेस हैं, तो फिर उस हवाले से यकीनी तौर पर ये खौफ होगा अदालत को कि बच्चे पर उसके असरात हो सकते हैं। इसी तरह से अगर वालदा जो है वो इल रेप्यूटेड है तो, या फिर वालदा जो है दूसरी शादी कर लेती है और किसी ऐसे शख्स से करती है जिसका बच्चे के महरमों में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर ये भी बच्चे के लिए मुनासिब नहीं होगा। तो इस हवाले से अदालत देखेगी कि कहाँ पर बच्चे की तरबियत बेहतर हो सकती है। और चौथी चीज़ जो अदालत ने डिस्कस की है वो है उसकी रूहानी तरबियत, कि मजहबी तौर पर जो है वो बच्चे की ग्रोथ कहाँ पर बेहतर होगी। तो उसमें एक चीज़ जो मौजूद है फैमिली लाज में, उसमें तहरीर है मज़हब का लफ्ज़ भी, यानी रिलीजन का लफ्ज़ भी तहरीर है कि बच्चे की जो मजहबी तरबियत है वो कहाँ पर बेहतर होगी। अब एक अमूमी सा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे की तरबियत के हवाले से जो मसलक होगा वालिद का, उसको आम तौर पर अदालतें थोड़ा सा तरजीही बुनियादों पर देखती हैं। आल्दो इसमें रिटर्न शेप में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि बच्चे की जो तरबियत है वो उसके वालिद के सेक्ट के मुताबिक जो है वो की जाए, अलबत्ता उसके मजहब के मुताबिक बच्चे की तरबियत जो है वो की जाएगी। जो लोअर कोर्ट्स है वो मजीद ये कंसिडर करेंगी कि बच्चे की उम्र क्या है। अब अगर बच्चा है और उसकी उम्र 7 साल से एक्सीड कर गई है तो उसमें फिर बाप का हक जो है वो कंपैरेटिवली मुस्तहकम है माँ के हक की निस्बत। इसी तरह अगर बच्चे की उम्र जो है वो 2-2.5 साल के करीब है तो फिर उसमें माँ का हक जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह अगर बच्ची है और बच्ची जो है उसकी वो 18 साल की से उसकी उम्र कम है और वालदा उसकी तरबियत कर सकती है तो फिर उसमें चांसेस हैं कि वो वालदा को दी जाएगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।